ऊपर लिखा था मैंने, सपनों की उड़ान, कि सपनों की यहाँ उड़ान। से मेरे सपनों की उड़ान स्टार्ट हो चुकी है। गुरु बिन शिष्य कुछ नहीं, गुरु बिन शिष्य कुछ नहीं, शिष्य बिन गुरु पूर्ण नहीं, गुरु बिन सपनों की उड़ान। किस तरह के मैं इतनी अच्छी नहीं थी तो मैं पीछे रह जाती थी, तो मेरे साथ कोई दोस्ती करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उनका एक ऑरा था कि हम स्टडीज़ में अच्छे हैं तो एक टॉपर है तो हम अलग रहेंगे। मेरी एक फ्रेंड है जिससे मैं डिस्कस करती थी, तो उसको भी मैंने 12th क्लास में जाके बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी और मैंने अब इसको इतना हैंडल कर लिया है। तो मेरे को बहुत अप्रिशिएट करती थी कि तूने कमाल कर दिया, तो अकेले इतना सब कुछ सहने के बाद तू अब आगे बढ़ रही। एक नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के एक और ख़ास एपिसोड में, क्योंकि आज मेरे साथ हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जिनका नाम दर्ज है एज ए राइटर, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। अगर आपने एक मूवी देखी होगी आमिर खान की तारे ज़मीं पर, तो उसमें एक बच्चा है जिसे कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इसी तरह की प्रॉब्लम भी आज के मेरे गेस्ट के साथ थी और आज ये लेखक बने हैं। तो इनके पीछे का स्ट्रगल कैसा रहा, फ्यूचर में किस तरह के गोल हैं, एक रिकॉर्ड जो मैं आपको बताया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो नाम आया है, 4 दिन में 99 पोइट्री मैम ने लिखी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका बात करता हूँ मैं सीधे। तो सबसे पहले धन्यवाद जी कि आपने समय दिया। मूवी मैंने देखी, आपने भी देखी तारे जी। ज़मीं पे, जो आपसे मुझे पता भी चला। तो किस तरह की वो प्रॉब्लम होती है और आज आप लेखक बन गए, इसके पीछे की कहानी भी बताएं। कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे भी नहीं पता था मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। बचपन से मुझे पढ़ने लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी और लोगों को ये लगता था मैं काफ़ी वीक हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा लोगों से ज़्यादा समय लगता था चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि किताबों में मैं रट नहीं सकती थी। वो चीज़ें रटवाते थे और उसको बोलते थे याद करो याद करो, मैं ऐसे नहीं कर पाती थी। तो वो प्रेशर मेरे ऊपर काफ़ी रहता था, तो इस वजह से लोग मेरे को बहुत बोलते थे कि ये स्टडीज़ में वीक है। तो धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी हुई, वो मूवी भी देखी, 10th क्लास में थी। एंड उसके बाद मैं एक इंस्टीट्यूट में गई जहाँ मेरी मुलाकात मेरे गुरु से हुई, सौरभ शर्मा। और उन्हें मैंने बताया कि मुझे ना थोड़ा वक्त लगता है चीज़ों को समझने के लिए। तो तब उन्होंने मुझे इस चीज़ से रूबरू कराया कि तुम्हें डायलेक्सिया है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको आराम से हम हैंडल करेंगे। पढ़ने के लिए क्या चीज़ तुमको मतलब इंस्पायर करती है, क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है। तो मैंने बताया कि मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है, जहाँ कार्टून्स होते हैं उस चीज़ को मैं ईजिली समझ जाती हूँ। तो उन्होंने मेरे को हर चीज़ के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बनाने बताए और उनके साथ एक स्केच बनाना सिखाया। तो स्केच के साथ मैं उन एग्जाम्पल को सेट करनी सीख गई। तो धीरे 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 मेरी लर्निंग पावर काफ़ी अच्छी हो गई। उसके बाद मैं ड्राइंग करती थी, लिखती थी, अपने एग्जाम्पल्स भी खुद लिखने स्टार्ट हो गई थी मैं। तो वहाँ से धीरे 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 मैं अपनी कॉपी के पीछे कुछ ना कुछ लिखती रहती थी और वो मुझे नहीं पता, ऊपर वाला लिखवाता था, मैं लिखती रहती थी। और उसके बाद एक दिन मेरी नोटबुक ट्यूशन में ही छूट गई, तो सर ने मेरी कॉपी चेक की होगी, तो उन्होंने मेरे पास कॉल आया, ये तुमने क्या लिखा है कॉपी में। और मैं घबरा गई, उनका पता नहीं है ऐसा क्या लिखा होगा। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डे ट्यूशन गई, तो उन्होंने बोला ये कॉपी देखो अपने, तुमने क्या लिखा है। फिर मैंने पढ़ा, मैंने कहा शायद ऐसा तो कुछ गलत नहीं लिखा है। मैंने कहा ये जो तुमने लिखा है ना, इसको कंटिन्यू करो। मैंने कहा ऐसा क्या है इसमें, कह रहे तुम बहुत अच्छा लिखती हो तो इसको कंटिन्यू करो, एक नोटबुक बनाओ और जो तुमने छोटा छोटा लिखा है ना, इसको भी पूरे पैराग्राफ में कंप्लीट करो। तो वहां से मैंने एक नोटबुक बनाई थी और उस पर मैंने चार्ट पेपर लगाया था, उसके ऊपर लिखा था मैंने, सपनों की उड़ान, कि सपनों की यहाँ उड़ान। से मेरे सपनों की उड़ान स्टार्ट हो चुकी है। वो नाम भी मेरे गुरु ने ही दिया था। मैंने उनके लिए एक लाइन लिखी थी, गुरु बिन शिष्य कुछ नहीं, गुरु बिन शिष्य कुछ नहीं, शिष्य बिन गुरु पूर्ण नहीं, गुरु बिन सपनों की उड़ान। किस तरह के चैलेंज उस समय फील होते थे, किस तरह के चैलेंज आपके सामने आते थे? क्योंकि कॉलेज का एनवायरनमेंट होता है, बच्चे नटखट होते हैं, आपको समझने में टाइम लग रहा है चीज़ों को, तो बच्चे जी मजाक उड़ाते हैं और जी फिर उसमें गलत चीज़ें करने का मन करता है, जिसमें हमने देखा है कि बच्चे सुसाइड तक भी कर लेते हैं। जी जी। तो वो चैलेंज भी एक डिफिकल्ट टाइम होता है। किस तरीके से लड़े आप उस चीज़ों से? वो जो टोन मारना होता है, जी बोलना होता है, और क्लास में पीछे बैठते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हम थोड़ा डरते हैं कि हमें आगे बैठेंगे तो प्रॉब्लम होगी जी जी जी, समझने में। बिल्कुल सही। वो चीज़ें होती हैं। हाँ, होती है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो, जिन्हें मतलब मैं बहुत अच्छे से समझती थी या वो मुझे बहुत अच्छे से समझते थे। ये मेरा एक थॉट था। एलकेजी से हम मेरी फ्रेंड है आख्या, तो हम लोग साथ थे। बट सडनली वो उनका ये हुआ कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, तो टॉपर्स का अलग ग्रुप बन गया था और मैं इतनी अच्छी नहीं थी तो मैं पीछे रह जाती थी। तो मेरे साथ कोई दोस्ती करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उनका एक ऑरा था कि हम स्टडीज़ में अच्छे हैं तो एक टॉपर है तो हम अलग रहेंगे, बाकी सबको साइड करते थे। अब भी शायद होता होगा और ऐसा होता ही है। नहीं, मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चों को ना वो टोन वगैरह होती रहती है बीच बीच में, हाँ, जो पढ़ाई में कम है या कोई ऐसी चीजें करते हैं बच्चे भी। क्योंकि बचपन से मैंने ये चीज़ सुनी थी कि इसको तो समझ नहीं आता है, इसको चीज़ें समझने में टाइम लगता है। फिर स्कूल में भी बुली करते थे काफ़ी बच्चे, तो मेरे को बहुत बुरा लगता था। मैं छोटी
सी थी, तो वो बात मेरे दिल पर लगी रह गई और मैं इसलिए बोल भी नहीं पाती थी। जब मैं अपने गुरु से मिली तब मुझे एक एम मिला कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, क्योंकि वो हर साल एक इवेंट कराते थे अपने इंस्टीट्यूट में, जैसे एनुअल फंक्शन कॉलेज स्कूल्स में होता है, जी जी ऐसे ही वो हर साल एक इवेंट कराते थे। जी। वो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम एंकरिंग करोगी, और जब उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे माइक पकड़ाया ना, मेरे हाथ लिटरली ऐसे कांप रहे थे। मैं कहा नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बोल ही नहीं पाई। लेकिन उन्होंने मुझे कहा नहीं, तुम ही करोगी। तो हम प्रैक्टिस करते थे, तो करते करते फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ एंकरिंग की। उसके बाद मैं कॉलेज में गई, फिर तो वहाँ तो बिल्कुल लाइफ ही चेंज हो गई मेरी। मैं एसडी डिग्री से मैंने बैचलर्स की है अपनी, तो वहाँ वहाँ भी टीचर्स मुझे बहुत सपोर्टिव मिले। वो लोग भी बहुत सपोर्ट करते थे। वहाँ मैंने एंकरिंग भी की और कोरियोग्राफ भी किए डांस, और मतलब लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई मेरी। अब हेजिटेशन जो होती है वो खत्म हो गई। हाँ, बिल्कुल खत्म हो गई। बिल्कुल। फैमिली की किस तरह की सपोर्ट थी? क्योंकि फैमिली को हमने वो मूवी भी देखी और उसमें फैमिली का कहीं ना कहीं उस बच्चों को सपोर्ट नहीं मिलता, बट आमिर खान फिर उसके जीवन में आते हैं तो वो उसे सपोर्ट करते हैं, वो फैमिली को भी समझाते हैं। कि आपकी फैमिली सपोर्टिंग थी कि वही सेम प्रॉब्लम थी इस तरह की कि उन्हें लगता था कि गुड़िया ठीक नहीं है? उनको आज तक भी ये बात नहीं बताई कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। उनको अच्छा। आज तक भी नहीं बताया। उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनकी जनरेशन में ये सब चीजें थी ही नहीं। उनको होती भी थी, लेकिन उनको समझ नहीं थी इन सब चीजों की। ये तो अब आजकल लोग काफी जागरूक हो गए हैं, तो पता लगता है ये चीजें होती हैं। तो मुझे एक गुरु मिल गया था जो मुझे रास्ता दिखा रहा है, तो मेरे लिए उतना काफी था। अब मेरी जर्नी सिर्फ मेरे से थी, और इसलिए मैंने उनको बताना भी नहीं जरूरी समझा। मुझे लगा शायद वो समझेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी जनरेशन का काफ़ी डिफरेंस है आजकल की जनरेशन से। एज अ मदर, मैं भी एक माँ हूँ, तो मैं अगर मेरे बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैं इजली समझ सकती हूँ। तो उस टाइम तो शायद वो नहीं समझते। मतलब उन्हें इस चीज के बारे में आज तक भी कुछ नहीं पता। नहीं, उनको भाई नहीं बहन पता होते है। हैं, भाई बहन में ये चीजें होती थी कन्वर्सेशन की मुझे इस तरह की प्रॉब्लम है? नहीं, कभी नहीं हुई, क्योंकि मेरी सिस्टर भी मेरे से 1.25 साल छोटी ही है। मतलब फिर तो साथ साथ की ही होता है। इतना मुझे लगा नहीं कि शायद वो समझ पाएगी इस बात को। उस दौरान मेरी एक फ्रेंड है जिससे मैं डिस्कस करती थी, तो उसको भी मैंने 12th क्लास में जाके बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी और मैंने अब इसको इतना हैंडल कर लिया है। तो मेरे को वो बहुत अप्रिशिएट करती थी कि तूने कमाल कर दिया, तो अकेले इतना सब कुछ सहने के बाद तू अब आगे बढ़ रही। एक चीज और आप करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट। जी ये भी छोटी चीज नहीं है, इसमें भी जी हेजिटेशन होती है, चीजों को समझना है कब जी। कौन सी चीज। ये तो मेरी एक हॉबी थी जिसे मैंने प्रोफेशनली बना लिया है। मैं बचपन में जैसे मम्मी के साथ जाती थी पार्लर, तो मैं लोगों को काम करते हुए देखती थी, क्योंकि ये शुरू से इंटरेस्ट था। स्केचेस वगैरह, पेंटिंग वगैरह, क्राफ्टिंग वगैरह, ये सब में पहले से इंटरेस्ट रहा, तो ये तो मेरे लिए इजली हो गया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम, उसके बाद जो वो नाम आया उसकी खुशी और लिखने तक का सफर कैसा रहा है? मतलब स्टार्ट कहाँ से किया, किसे देख के सीखा? इंस्पिरेशन तो मेरी मेरी लाइफ ही रही है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ये था मेरे लिए कि मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी। मैं लिखते लिखते स्पेलिंग मिस्टेक कर देती थी, मात्राएं गलत कर जाती थी, और अभी कई बार हो जाता है, लेकिन मैं उसको प्रैक्टिस ले लेती हूँ। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप ज़्यादा चीज़ों को सुनो, लोगों की बातें सुनो, समझो। आजकल एक तो सुनना बहुत कम हो गया है, लोग सुनना पसंद नहीं करते। लोग ये जानने इंटरेस्ट करते हैं कि बंदे की लाइफ में चल क्या रहा है। चल गया एक वो ना शॉर्ट का जमाना चल गया, 30 सेकंड में सब कुछ देखना चाहते हैं। लेकिन वो रियलिटी नहीं है, वो रील ही है। मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, मैं भी वर्क करती हूँ सोशल मीडिया पे, व्लॉगिंग भी करती हूँ, अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ, और मैं अपनी लेखनी भी शेयर करती हूँ जो भी मैं लिखती हूँ। तो उसमें क्या है कि जो आप रील देखते हो ना, और जो रियलिटी है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोग उसको ना अपनी लाइफ बना लेते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी नहीं है। असल ज़िंदगी कुछ और है। वो तो आपको मेंटली ना परेशान करती है चीज़ें। जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हो, एक ही टॉपिक के लिए आपको अलग अलग बातें सुनने को मिलेगी। ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो बंदा ना बिल्कुल पागल हो जाता है कि असल में सच है क्या। लेकिन उससे परे आप नॉर्मल मेडिटेशन करो, चीज़ों को सुनो, रियल चीज़ें सुनो, जो आप लोगों से मिलोगे, बड़े लोगों से मिलोगे, साधु संतों से मिलोगे, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से मिलोगे, तो जो रियलिटी और जो चैलेंजेस उन्होंने अपनी लाइफ में देखे हैं, सुने हैं, उनके एक्सपीरियंस, वो आपको सिखाएंगे ज़िंदगी जीना क्या है। अगर एक लेखक को लेखक बनना है तो सबसे जरूरी चीज क्या है, क्या करना चाहिए उसको? लेखक अपने आप में ही गॉड गिफ्ट है। अगर कोई की ज़बरदस्ती बिठा दे कि तुम इस टॉपिक के बारे में लिख दो, तो एकदम से कोई नहीं लिख पाएगा। और मुझे भी कोई ज़बरदस्ती कह दे कि ये चीज़ तुम्हें लिखनी है, मैं नहीं लिख के दे सकती जब तक वो मेरे दिल से ना निकल जाए। अब मैं एक शायद मुझे शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बता देती हूँ। मैं अभी सोच रही किताब लिखने के बारे में, लेकिन अभी उसके बारे में बहुत रिसर्च कर रही हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में शायद आपका ज्ञान
पूरा होने के बाद भी अपूर्ण है। इस संसार में बहुत कुछ ऐसा है जिसे आप सोचते हो ये सीमित है, सीमित नहीं, बहुत असीमित है उसकी रेखा। इस जर्नी में मैंने एक चीज सीखी है कि मैं बहुत आसपास की चीजों से जुड़ी हूँ, ईश्वर से जुड़ी हूँ। एक जिंदगी जीने का जो तरीका है, सही मायने है, वो समझ में आने लगे। अब मैं कई बार बैठती हूँ तो बहुत डीप थॉट में चली जाती हूँ। हम अक्सर कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ हो जाती है, हम घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं हम किसी दोस्त से बात कर ले, कहीं घूमने चले जाएं। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मैं आराम से बैठती हूँ, खुद से सवाल करती हूँ कि ऐसा क्या चीज गलत हुई या क्या सही हुआ। आप खुद से सवाल करोगे ना, आपको उसका जवाब अपने आप मिल जाएगा, आत्मा से मिल जाता है। अपने आप मिल जाता जब एक लेखक है वो तो हर चीज देखता है, समझता जी। है, कहीं चल रहा होता है और तब भी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा रहता है। हाँ। आप गृहिणी हैं, घर पे रहते हैं, खाना जी। बनाते हैं, तभी चलता रहता है हाँ, कुछ तब ना भी कुछ। चलता रहता तो है। ये किस तरह का अपने आप में एक माहौल अंदर का होता है, मतलब मैं जानना चाहता हूँ। मुझे अपनी अंदर से वो है कि एक लेखक के अंदर क्योंकि वो कहीं भी कर रहा था ना, उसे समझ में आता है कि हाँ, आप पहाड़ में घूमने चले गए तो वहां के लिए कुछ ना कुछ मन में चलता रहेगा, जी, गाड़ी जी, में जी। बैठे हैं तो वो चलता रहेगा, तो चीजें दिमाग में आती है। ये आपकी सोच और समझ पे निर्भर करता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक पेड़ है, आप उसको किस तरीके से देखेंगे? मैं उसको देखूंगी कि उसमें फूल कितने अच्छे आ रहे हैं, उसके जो तने हैं वो कितने स्ट्रांग हैं, और ऊपर वाले ने इसे कैसे बनाया, ऊपर वाले से इसको मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी कि ये कितना मैजिकल है। ये सब थॉट्स आते हैं कि कितना अद्भुत है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये किसी एक ऐसी एनर्जी ने बनाया जो शायद हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो वो क्या चीज़ है, क्यों है, कैसे है, ये सब मेरे अंदर रहता है कि मुझे ये जानना है। मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, उनके बारे में जानना अच्छा लगता है, उनसे बातें करना अच्छा लगता है, अलग अलग कल्चर के बारे में जानना अच्छा लगता है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कल्चर्स हैं। आप साउथ में चले जाओ या आप कैलकाटा चले जाओ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ना एक अलग एनर्जी देगी आपको। वो कहते हैं ना, एक थर्ड आई होती है, वो आपको उस तरीके से प्रकाशित करेगी चीज़ें। आपका नज़रिया ही चेंज हो जाता है। जैसे कुमार विश्वास जी हैं, जी, वो जी। मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यू सुने हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको एक लेखक बनना है तो आप बुक पढ़ें, जी। आप किताबें पढ़ें। पढ़ने और लिखने के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको शब्दों का ज्ञान होता है। लेकिन अगर आप लिखने के लिए, अगर आपको कोई मोटिवेशन चाहिए, तो आप घूमो, आप कल्चर को, एक दूसरे को देखो और अलग अलग जगह पे जाओ कि क्या चीज़ कैसे होती है, क्या है वो चीज़। मेरे को मोटिवेट करता है और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा ज्ञान है। वैसे मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, आपके जो हस्बैंड हैं वो जी, जी। रैप करते हैं, सिंगर जी, हैं, जी। तो कभी उनके साथ आर्गुमेंट डिबेट हो जाता नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि अच्छी है या बुरी है, क्योंकि हमारा दोनों का काम जो है वो थोड़ा अलग है। रैप आप थोड़ा हिप हॉप फॉर्म में चले जाते हो, है? और जब मैं लिखती हूँ वो थोड़ा अलग चला जाता है, क्योंकि जो मेरी लेखनी है वो शुद्ध हिंदी की तरफ चली जाती है और कुछ ज़्यादा ही डीप हो जाती है और आध्यात्मिक हो जाती है। किस तरह का सपोर्ट उनका मिला जब से शादी हुई? क्योंकि शादी से पहले की लाइफ अलग होती है जी, और आप वो बिल्कुल। चीज़ कर रहे हैं तो फिर डर भी लगा रहता है कि यार कुछ गलत ना हो बाद में, ये चीज़ें मेरी कंटिन्यू रहनी चाहिए। हाँ, शादी से पहले ये डर ज़रूर था कि जिस चीज़ ने मुझे इतना मोटिवेट किया है और अब मैं लोगों के सामने मिल पा रही हूँ, खुल के बात कर पा रही हूँ, अपनी इस वीकनेस को भी सबके सामने बता पा रही हूँ, तो शायद शादी के बाद ये सब ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि अगर ये सब ख़त्म होगी तो शायद मैं भी अंदर से ख़त्म हो जाऊँगी, क्योंकि ये एक मेरे जीने की सबसे बड़ी चाह है और मेरे जीवन की सबसे बड़ी रोशनी है। और ये कहते हैं ना, एक इंसान की लाइफ का कुछ ना कुछ मोटिव होता है, और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिव था। तो ये सवाल तो ज़रूर रहा, लेकिन जब मैं अपने हस्बैंड से मिली तो मुझे लगा कि हाँ, ये वही बंदा है जो मैं चाहती हूँ। और इन्होंने मुझे हमेशा डे वन से सपोर्ट किया है हर चीज़ के लिए। इनफैक्ट इन्होंने नहीं, मेरे इन लॉज ने भी हमेशा सपोर्ट किया है, मतलब हर चीज़ के लिए मोटिवेट भी किया है, सपोर्ट भी किया है कि सपोर्ट लिए भी आप किया है। लिखो। हाँ अभी जब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया, आप मैरिड थे, बच्चा जी। भी है, हाँ जी। किस तरह की खुशी थी परिवार में? सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, और मेरे फादर इन लो तो जो मेरा मेडल जो मेरे को मिला था, सर्टिफिकेट मिला था, सबको दिखा रहे थे जो भी घर पे आ रहा था। तो वो एक मतलब वो ना जज्बात को बयान नहीं कर पाते, लेकिन ना वो दिख जाता है। जैसे कोई कोई पेरेंट्स होता है ना कि बच्चे की खुशी था, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन पता लग जाता है। तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी खुशी थी। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो इस हाँ समय जी। भी होंगे, आप उस चीज़ से निकल के स्ट्रगल करके खुद से लड़के यहाँ तक पहुँच गए। जी, जी, जी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो भी बेचारे डीप होंगे, इस चीज़ में पता चल रहा होगा। फैमिली उसे कैसे पहचाने कि हाँ, ये चीज़ें इसमें कमी है तो हमें इसे इम्प्रूव करना चाहिए, और वो बच्चे खुद से कैसे लड़ें? मैं यही कहना चाहूँगी कि
हम पेरेंट्स कई बार ना बच्चों पर गुस्सा कर जाते हैं। मैं भी एक माँ हूँ, तो इस चीज़ को मैं अब बखूबी समझ पाती हूँ कि हमें बच्चों की ना बातें सुननी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं सुनते, गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन हमें ध्यान से सुनना चाहिए। अगर वो कहते हैं मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, या क्या है, हम कहते हैं यार ये इतनी छोटी सी तो चीज़ है, तेरे को क्यों नहीं समझ में आ रही, है ना? जी। कि आपके लिए नॉर्मल है, उस छोटे से बच्चे के लिए नॉर्मल ना हो, तो हाँ। उस चीज़ को हमें एज अ पेरेंट समझना पड़ेगा, बच्चों को सुनना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो पुरानी जनरेशन है वो कहती है हम बच्चों की बात सुनेंगे। ये प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि मेरे साथ भी हुई है, मुझे पता है। हम क्यों बच्चे की बात सुने, उसको क्या ही पता होगा, हमने लाइफ का एक्सपीरियंस लिया है, हमें सब पता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे साथ भी, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन हमें अपने बच्चों की बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। उसके बाद अगर हमें लगे कि हाँ ये कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रहा है, तो आप लोगों से बात करो, अपने बड़ों से बात करो, नहीं तो कोई ऐसे लोगों से मिलो जो उसके बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं। आपका बच्चा क्या पता उस चीज़ से अंदर ही अंदर घुट रहा हो, परेशान हो रहा हो। लेखक बनने के लिए उन बच्चों को क्या करना चाहिए जिनका लेखक में इंटरेस्ट है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा? सबसे बड़ा रास्ता तो सोशल मीडिया ही है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने अपने टीचर से बात करी थी, उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल बनवाया था। तो उन्होंने मेरे को बोला, बल्कि मैंने ही उनसे कहा था कि हमें कोई ऐसा स्टेज नहीं मिलता जहाँ परफॉर्म कर पाएँ, या ऐसे और भी बच्चे हैं हमारे शहर में, कोई स्टेज नहीं मिल पाता। तो उन्होंने कहा किसी स्टेज की क्या ज़रूरत है, तुम अपना स्टेज खुद क्रिएट करो, जी। तुम्हारे पास सोशल मीडिया की ताकत है। तो तब मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, और आजकल तो हर बच्चे के पास फ़ोन होता है, तो आप इंस्टाग्राम ओपन करो, यूट्यूब चैनल बनाओ, उस पे जो भी आपके थॉट्स है बेझिझक डालो, अच्छा बोलो, बुरा बोलो। आप मेरा यूट्यूब चैनल खोलोगे ना, नाम स्टार्टिंग भी में बता दो, वो जरूर सर्च करेंगे लोग। मेरे चैनल का नाम है अंजलि उत्रेजा गुप्ता। आप सर्च करो, आपको उसमें व्लॉग्स भी दिख जाएंगे। तो स्टार्टिंग में मेरी पोएट्रीज भी है, उसमें कुछ में साउंड ज़्यादा है, मेरी आवाज़ कम है, या कुछ मेरा बोलने का तरीका सही नहीं है, लेकिन मैंने डाला है। इस तरीके से ही तो सीखेंगे, क्योंकि जब हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, यूट्यूब मिल रहा है, ऑडियंस सुनेगी, अगर कुछ गलत होगा तो वो बताएंगे, हम उससे सीख के सही करेंगे। लेकिन ये डर निकालना है कि लोग क्या कहेंगे, ये डर आपको खुद निकालना पड़ेगा। आपने अपने पॉडकास्ट में बताया कि आप एक बुक लिखेंगे फ्यूचर में, अगर वो चीज़ें बनेंगी। जी। क्या कोई पोएट्री अभी लाइव मिल सकती है मुझे सुनने के लिए और ऑडियंस के लिए भी? जी, मेरी अभी एक हाल ही में किताब है हृदय मित्र, उसमें मेरी एक कविता पब्लिश हुई है, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। श्योर मेरे श्योर। फ़ोन में है। इस कविता का नाम है अध्र चंद्र। इसका मतलब है, आकाश में है अध्र चंद्र, विनम्र तुम बनो नहीं, लिखने गाता हो अगर तो पूर्ण तक रुको नहीं। कि अगर आपको अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करा है, तो आप किसी समय के निर्धारित होने से पहले उसको छोड़ो मत, कि ये चीज़ मुझे हासिल होगी, मैं तब ये काम करूँगा। आज है तो आज ही उसको करो, यानी कि चंद्र पूर्ण की आप आशा मत करो। अगर वो आधा समय ही है तो उसमें ही उसे पूरा करो, यानी कि मौके पे चौका मारो। आकाश में है अध्र चंद्र, विनम्र तुम बनो नहीं, लिखने गाता हो अगर तो पूर्ण तक रुको नहीं। पकड़ कलम तो लिख जरा, अल्फाजों को पिरो जरा, बनकर तो पूर्ण चंद्र प्रकाशित कर विश्व खड़ा। माथे पर जो सिकंज तेरे असमंजस से न लुप्त कर, लिखता जा गाथा वही भविष्य की पुकार तेरी। अंधकार में रोशनी सा प्रज्वलित तू हो जरा, अध्रचंद तुम बनो नहीं, पूर्ण तक तुम रुको नहीं। तो अपने टारगेट तक किसी को रुकना नहीं है, जी। तब तक अचीव ना कर ले तो आप भी को भी ये बुक कर लिखनी ही लिखनी है, रुकना नहीं है। हाँ, लिखनी ही है। मेरी जर्नी भी काफ़ी लंबी रही, क्योंकि 10th क्लास से लिखना स्टार्ट किया था, और अब तक, अब जाके मैंने अपना एक रिकॉर्ड बनाया है, तो काफ़ी लंबा समय जाता है। हम लोग सोचते हैं कि एक दिन में कुछ हासिल हो जाएगा, एक दिन में नहीं होता। आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं, और कई बार आप टूटते भी हो, बिखरते भी हो, और कई बार ऐसा लगता है मंजिल पर आकर हम वापस चले गए। अक्सर होता है मेरे साथ, हमेशा ऐसे ही हुआ, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं 1 दिन रोई, 2 दिन रोई, तीसरे दिन फिर उठ के काम किया। कभी ना कभी तो होगा ही, कभी ना कभी तो होगा ही, और फाइनली अब हो रहा है। कोई ऐसा लेखक जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता हो? मैं सबको सुनती हूँ। अमृता प्रीतम जी की है मैं तेनू फिर मिलांगी, वो मेरे को बहुत इंस्पायर करती है। अभी मैंने नज़्म लिखना स्टार्ट किया है, मैं सीख रही हूँ, तो मैंने एक नज़्म भी लिखी है उसी चीज़ से इंस्पायर होके। तो ऐसा मैं सुनती हूँ, जो चीज़ दिल को छू जाए और दिल को भा जाए, वो सब अच्छा लगता है। मैं सबको सुनती हूँ। क्योंकि आपने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बना लिया है, जी। तो कुछ बनाना चाहते हैं, क्या उन्हें करना चाहिए ये बनाने के लिए? क्योंकि 4 दिन में 99 पोएट्री कोई कम तो नहीं है। बहुत बड़ी बात है। मैं तो खुद सोचती हूँ मैंने कर कैसे लिया। वो तो ऊपर वाला इशारा देता है, सब काम अपने आप हो जाता है, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कोई रिकॉर्ड बनाऊंगी। ये तो बस पता नहीं अंदर से आवाज़ आई कि ऐसा कुछ करना चाहिए,
और बस अपने आप होता चला गया। तो 99 पोएट्रीज यूट्यूब पे भी हैं? हाँ, यूट्यूब पे है, सपनों की उड़ान यूट्यूब चैनल पे है और उस पर वो पोएट्रीज है, शायरी है उसमें। पूरी की पूरी? जी। तो आप वहां से जाके सपनों की उड़ान यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करके देख भी सकते हैं। और जो भी एडवाइस आप देना चाहते हैं ऑडियंस को, कहना चाहते हैं अपनी तरफ से? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आप जल्दी हार मत मानिए और ज्ञान बहुत है इस संसार में, आप किसी भी चीज़ को सीमित मत मानिए। सोशल मीडिया से बाहर आकर आप दुनिया देखोगे तो आपको लिखने का और सुनने का, समझने का नज़रिया बदलेगा। और अगर आप ये सोचें कि हम नहीं कर पाएंगे या फिर हमारे पास कोई स्टेज नहीं है, आपके पास सबसे बड़ा ताकत आपका फ़ोन है, सोशल मीडिया है, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको सुनना पड़ेगा। आप गाने सुनिए, मैं भी बहुत गाने सुनती थी, पूरी रात रात और गाने सुनने हर तरीके के, हिप हॉप, क्लासिकल, नज़्म सुनिए। आप क्लासिकल बहुत अच्छे, उसमें शब्दों का ज्ञान आपको अच्छे से मिलेगा। शायरी सुनिए और न्यूज़पेपर पढ़िए और कोई भी आप जो भी किताब पढ़ना चाहते हैं या आपकी स्कूल की, कॉलेज की कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगती हो, उससे आपको शब्दों को बोलने का लहज़ा, कि आप कौन से पैरे में बोलें, शब्द किस पे स्ट्रेस दें, किस पे कम दें, वो चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, डायलेक्ट से बहुत लोग बोलते हैं कि ये एक बीमारी है, ये कोई इतनी बड़ी सीरियस बीमारी नहीं है। और क्योंकि कुछ लोगों से मैं बात करती हूँ तो वो मेरे को देख के बोलते हैं, तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को अपना कम किया है और आज मैं लिखती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो लोग अगर ये मान रहे हैं कि मुझे ये बीमारी नहीं है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और हाँ, ये कोई बीमारी नहीं। तो ये वास्तव में कोई बीमारी नहीं है, वो तारे ज़मीं में आमिर खान ने बताया। और आज आप लाइव एक्सपीरियंस भी देख रहे हैं, क्योंकि मैंने भी पहला ही स्टोरी सुनी है कि इस तरह के बच्चे होते हैं। और आज आपके सामने लाइव भी है और पोएट्री जिसे भी सुननी है, सपनों की उड़ान, सपनों की उड़ान पे आप जाएं और पूरी वो पोएट्री सुने, देखें। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।